अब लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा ना डार्लिंग। यार देख, अपने को पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा बनाया जाता है। साल 1992 जिसको लेकर फिल्म आई थी स्कैम 1992, जबरदस्त तरीके से हिट रही। हर्षद मेहता 5,000 करोड़ का घोटाला जिसने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा के रख दिया। बेहतरीन डायलॉग थे, रिस्क है तो इश्क है। लेकिन वही लोग अब एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, स्कैम 2003। स्कैम 2003 कहानी अब्दुल करीम तेलगी की। और जैसे इसका टीजर आया, चारों तरफ चर्चाएं शुरू हो गई कि कौन है ये अब्दुल करीम तेलगी। कौन है वो शख्स जिसने 30,000 करोड़ रुपए घोटाला कर दिया। 30,000 करोड़ का घोटाला, जिसे आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। वो शख्स जिस पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। वो शख्स जिसको 30 साल कैद की सजा सुनाई गई। कौन है ये अब्दुल करीम तेलगी जिसके बारे में एक फिल्म बन रही है, स्कैम 2003। आपको फिर से वो गाना सुनाई पड़ेगा, रिया मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी कहानी को समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि ट्रेनों में मूंगफली बेचने वाला एक शख्स जिसने आजाद भारत का अपने जमाने में सबसे बड़ा स्कैम किया। अब हर्षद मेहता स्कैम जो था वो दरअसल इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को लेकर जिस तरह से घपले घोटालेबाजी हुई थी उसको लेकर था। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी की स्टोरी जो है वो है स्टैंप घोटाले को लेकर। और ऐसा स्टैंप घोटाला जिसने भारत में लोगों के कान खड़े कर दिए जब ये मामला आया। इस मामले को लेकर अन्ना हजारे ने भी शिकायत की थी और 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। यह मामला समय समय पर उठता रहा, लेकिन क्यूरियस केस रहा, इसलिए नाम भी जो इसका है वो दिया गया है स्कैम 2003 द क्यूरियस केस ऑफ अब्दुल करीम तेलगी। ये जो कहानी है दरअसल एक जर्नलिस्ट की किताब के ऊपर आधारित है। किताब जो है वो संजय सिंह नाम के एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इसको ब्रेक किया था और उसी के बाद इस कहानी को उन्हीं की किताब से उठाया गया है। अब्दुल करीम तेलगी वो शख्स जिस पर साल 2011 में स्टैंप घोटाले का आरोप लगा था और इस घोटाले से पूरा देश हिल गया था। इसी को लेकर उसे जेल की सजा खानी पड़ी थी। 30 साल की सजा इसे कही गई थी, लेकिन 2017 में तेलगी का निधन हो जाता है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब ये कहानी जब एक नए सिरे से निकल कर आ रही है तो लोग जानना चाहते हैं कि तेलगी कौन था और कैसे वो यहां तक पहुंच गया। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि तेलगी की कहानी जो है वो कर्नाटक से शुरू होती है। खानापुर एक इलाका है जहां पर तेलगी का जन्म होता है। इनके पिता जो होते हैं वो इंडियन रेलवे में नौकरी करते हैं और जब तेलगी बहुत छोटा था तभी कहा जाता है कि इनके पिता का निधन हो गया और गरीबी जो है इनके परिवार पर पूरी तरह से छाई हुई थी। पिता की मौत के बाद तेलगी हिल जाता है और सोचता है परिवार का जीवन यापन कैसे किया जाए। और उसके बाद ट्रेनों में जाकर फल बेचना, सब्जी बेचना और बाद में एक लंबे दौर तक ट्रेन में मूंगफली बेचने का काम किया। स्कूलिंग जो है वो वहीं से सर्वोदय विद्यालय है जहां से पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद बीकॉम की डिग्री हासिल की। उसके बाद बेलगाम के कॉलेज में गए। वहां से पैसा कमाने का शौक था तो निकल गए मुंबई और मुंबई में कुछ समय गुजारने के बाद तेलगी को लगा कि अब और पैसा कमाना है तो निकल गए दुबई। दुबई गए, वहां पर काफी कुछ काम धंधा किया, सीखा कैसे क्या होता है। फिर दुबई से वापस मुंबई आते हैं और बिजनेस की शुरुआत करते हैं और यहीं से उनकी जिंदगी में स्टैम्प पेपर, बिजनेस और तमाम चीजें जो हैं उनके जहन में आने लगती हैं। दरअसल शुरुआत ये होती है कि जब दुबई से वो यहां लौटते हैं तो इन्हें अंदाजा होता है कि बड़ी संख्या में भारतीय हैं जो भारत से दुबई जाने की लालसा रखते हैं या विदेशों में जाने की तमन्ना रखते हैं और डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जिसके बाद तेलगी ट्रैवल एजेंट बनता है। ट्रैवल एजेंट में तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू करता है। डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टाम्प बनाना शुरू करता है और यहीं से फर्जीवाड़े की एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है जो आगे चलकर आजाद भारत के सबसे बड़े घोटाले में तब्दील होने वाली थी। जिन लोगों को वो अरबिया भेजा जा रहा था और 1993 में इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसने इन पर नजर रखनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि इस साल 93 में ही इनको जेल की हवा खानी पड़ी। जालसाजी का, चीटिंग का आरोप लगा। लेकिन तब तक ये बंदा समझ चुका था कि जेल जाना और जेल से निकलना कैसे पॉसिबल है ये होगा और इसीलिए डायलॉग भी आया। और वो जो इस फिल्म में डायलॉग है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा डार्लिंग, दरअसल वो यहीं से निकल कर आया है। जेल जाने के बाद एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो डर जाता है। उसे लगता है कि यार मामला गड़बड़ है, अब नहीं जाना, हवा खाली। लेकिन इनको डेयरिंग दिखानी थी और अब्दुल तेलगी जो हैं इनकी मुलाकात होती है राम रतन सोनी से। अब राम रतन सोनी जो है एक सरकारी वेंडर है जिसका कोलकाता से रिश्ता होता है, यहां काम संभालते थे और इन दोनों के बीच एक आइडिया आता है कि यार क्यों ना स्टाम्प घोटाला शुरू किया जाए।
बड़ा पैसा होगा, तुम भी छापना, हम भी छापेंगे। इसके बाद इन दोनों ने एक टाई अप किया और स्टैंप और गैर न्यायिक जो स्टैंप होते हैं उसको छपवाना शुरू किया। कमीशन की डिमांड हुई, ये उनको कमीशन दे रहे थे, वो इनको स्टैंप दिला रहे थे। और इसी के बाद इन दोनों ने अपने अपने कनेक्शन का सहारा लिया और 1994 में, यानी हर्षद मेहता वाला केस जो है जब वो टॉप पर चल रहा था, तभी इन्होंने फर्जीवाड़े का सहारा लिया, लाइसेंस लिया और लीगल स्टैंप वेंडर बन गए। इसके बाद इन दोनों ने खूब जाली स्टैंप पेपर बनवाए और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहे। तमाम शहरों में इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी, नकली पेपर्स को असली स्टैंप के साथ ये मिक्स करते थे और बेचने लगे और इससे बहुत मुनाफा शुरू हो गया। और देखते ही देखते जिस शख्स के पास पैसे नहीं थे, जो मूंगफली बेच रहा था, वो करोड़पति फिर अरबपति बनता जाता है। इस कहानी में बहुत सारे किरदार भी हैं, लेकिन 1995 में सोनी और अब्दुल करीम तेलगी जो हैं, इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और यहां से अब्दुल करीम तेलगी को आगे थोड़ी परेशानी का सामना। 95 में जब सोनी और अब्दुल करीम तेलगी अलग हो जाते हैं तो फिर इनके ऊपर एक बार फिर एजेंसियों की नजर आ जाती है और मुंबई पुलिस इनके घर पर छापा मारती है, इनको उठा लेती है, फेक स्टैम्प बनाने के आरोप में पकड़ लेती है। लेकिन तब तक इतना पैसा ये छाप चुके थे कि वो जो कहानी नहीं है, रिस्क है तो इश्क है, वो कर लेते हैं। इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। हालांकि अब्दुल करीम तेलगी तब तक माहिर हो चुके थे, कैसे निकलना जानते थे और इसके बाद इन्होंने फिर से अपनी एक प्रेस कंपनी नए सिरे से खड़ी कर दी, पुरानी मशीन्स को यहां पर लगा दिया। 1996 में तमाम सियासतदानों को, पुलिस प्रशासन और दुनिया भर के लोगों को इन्होंने हायर किया और मिंट रोड पर एक नई प्रेस खोल दी। वहां से इन्होंने फिर ये धंधा शुरू किया। धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ने लगा और उसके बाद आलम यह था कि पहले 10 शहर, फिर 20 शहर और फिर देश भर के लगभग कई इलाकों में इनका बिजनेस जो है वो बड़े पैमाने पर फल फूल चुका था और फिर से करोड़ों की संपत्ति आने लगी। स्टैंप पेपर को गलत तरीके से प्रॉपर्टीज रजिस्टर करने के इस्तेमाल में लाया गया, फेक डॉक्यूमेंट जो है जबरदस्त तरीके से बनाए गए और इसके बाद एक बार फिर यह आदमी जो है ये करोड़पति बन जाता है। लेकिन 2001 वो साल था जब इनकी बैंड बजनी शुरू हुई। 1996 से लेकर 2001 के बीच में इन्होंने खुद पैसा कमाया भी, अधिकारियों को खिलाया भी, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, कहीं ना कहीं तो आप फंसते हो। और वो फंसने की शुरुआत जो थी वो साल 2001 में हुई, जब 2 लोग गिरफ्तार हुए जो फेक डॉक्यूमेंट बेच रहे थे, फेक स्टैंप बेच रहे थे और वहीं से पता लगा कि गुरु ये तो करोड़ों अरबों। अब साल 1992 से लेकर 2000 के बीच में हजारों करोड़ रुपए कमाने वाले, 30,000 करोड़ के आसपास का घोटाला करने वाले तेलगी के ऊपर तकरीबन 25 मामले दर्ज हुए थे। लेकिन भारत का जो सिस्टम है वो है खाऊंगा खिलाऊंगा, उस सिस्टम का फायदा उठाकर ही जनाब बचते रहे। लेकिन नवंबर 2000 में इसे पकड़ा गया, जैसे हमने आपको बताया कि बेंगलुरु में 2 लोग पकड़े गए थे और उन्होंने की तरफ से इनका नाम आया। इसके बाद जब पुलिस ने इनसे पूछताछ करनी शुरू करी, कुछ नए अच्छे अधिकारी आए, तो पता लगा कि भैया तमाम जो टॉप लेवल पे अधिकारी हैं, तमाम जो राजनेता हैं, वो सब इनके साथ मिले हुए हैं और सब मिल बांट के खा रहे हैं। इसके बाद यह मामला सीबीआई के पास पहुंच गया। सीबीआई ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि 18 शहर में 100 से ज्यादा बैंक खाते अब्दुल करीम तेलगी के नाम पर हैं और 20 से 30 हजार करोड़ की संपत्ति जो है वो तेलगी भैया ने देश भर में फैला रखी है। मतलब ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी की, एक आदमी जो मूंगफली बेच रहा था वो 30,000 करोड़ की संपत्ति को जमा कर लेता है। इसके बाद अदालत ने तेलगी और इनके तमाम साथियों को साल 2006 में 30 साल की कैद सजा सुनाई। अब इनकी लाइफ में 30 का बड़ा देखिए, 30 साल की कैद, 30,000 करोड़ का घोटाला और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये अपने आप में बताने के लिए काफी घोटाला कितना बड़ा रहा होगा। 202 करोड़ रुपया, 2 अरब रुपया खाली दिया गया है सजा के तौर पर। आई मीन दिस इज रियली शॉकिंग। और ये सब एक मूंगफली बेचने वाले अब्दुल करीम तेलगी। साल 2003 में सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे साहब ने भी इनके खिलाफ याचिका दायर की थी और उसमें कहा था कि 20,000 करोड़ से ऊपर घोटाला है। जेल ये गए 2006 के आसपास, लेकिन 2017 में फिर एक खुलासा हुआ जब बेंगलुरु की डीआईजी जेल डी रूपा ने इस बात को लेकर एक खुलासा किया कि जेल में तेलगी को बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये वो शख्स है जिसे मसाज के लिए अलग से 3-4 लोग मिलते हैं और इसके बाद काफी सनसनी फैल गई। हालांकि बाद में 26 अक्टूबर साल 2017 को तेलगी की जेल में मौत हो जाती है। डॉक्टरों की माने तो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज थे, कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और इससे इनकी मौत हो जाती है। लेकिन अब इनकी कहानी जो है एक बार फिर बड़े पर्दे पर आने वाली, और अच्छी बात यह है कि हंसल मेहता के जरिए आ रही है। हंसल मेहता ने जब स्कैम 1992 को जब बड़े पर्दे पर दिखाया था तो हम सब जानते हैं कि हम सब कितने ज्यादा प्रभावित हो गए। आज भी स्कैम 1992 अगर आप लगा कर देख लेते हैं तो आप 1 टक पूरी मूवी देख सकते हैं।
गजब डायलॉग, गजब एक्टिंग और गजब डायलॉग डिलीवरी, और स्पेशली जो वो एक म्यूजिक थी हाई पिच वाली और उसमें बीच बीच में आवाज आती है रिया मेरी गर्लफ्रेंड, रिया मेरी गर्लफ्रेंड, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाली थी। लेकिन वो स्कैम 1 थी। अब ऐसा लग रहा है कि स्कैम की एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है और उसी सीरीज की शुरुआत में ये आ रही है अब्दुल करीम तिल की कहानी स्कैम 2003, जिसमें वो कहता है पैसा मुझे कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। अब बड़ा काम करना है तो थोड़ी डेयरिंग तो दिखानी पड़ेगी डाल।